नमस्कार। पावर सेंटर दिल से दिल की बात में आज हमारे साथ एक हरियाणा की ऐसी शख्सियत हैं जो हरियाणा विधानसभा में वरिष्ठतम विधायकों में से एक हैं। इनका बड़ा लंबा चौड़ा पॉलिटिकल तजुर्बा रहा है, बड़ी लंबी उनकी सोशल लाइफ रही है। लेकिन राजनीति में आना इनका एक तरह से अचानक हुआ। शुरुआत में बैंक में काम करते थे, लेकिन उसके बाद फिर राजनीति में आए और बड़े धमाकेदार पारी आपने खेली। आप हैं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, आपका स्वागत। विज साहब, आप छठी दफा हरियाणा विधानसभा के मेंबर बने हैं। ये करिश्मा, ये कारनामा हरियाणा में कोई कोई कर पाया आज तक। तो आपको नहीं लगता आप कहीं इससे कहीं ज्यादा बड़े के सरकार में हकदार हैं? देखिए, मैंने जिंदगी में आज तक कभी कुछ बनने का सोचा नहीं। मैंने एमएलए बनने का भी नहीं सोचा था। हालांकि संगठन के साथ में जुड़ा हुआ था और संगठन के साथ में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 1969-70 में जी। तब मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया था और संगठन की सभी गतिविधियों में सक्रियता से मैं भाग लेता था। फिर मेरी बैंक में नौकरी लग गई, मैं नौकरी करता रहा। मैं कोई राजनीतिक जिम्मेवारी तो ले नहीं सकता था, पर मैं काम सारा करता था। सारा पार्टी का काम मैं अंबाला छावनी में करता था और संगठन की जो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं जैसे विश्व हिंदू परिषद, उसका भी मैं 4 साल महामंत्री रहा। भारत विकास परिषद, उसका मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूं अंबाला कैंट का जी। एक हिंदू मुनानी सभा बनी थी, उसका भी मैं महामंत्री था। यानी संगठन के साथ मिलकर मैं समय समय पर काम करता रहता था। और इतना ही नहीं, चुनाव में भी छुट्टियां लेकर मैं चुनाव के लिए काम करता था। हालांकि बहुत बार मेरी शिकायत भी की गई बैंक में, पर मैं काम करता था क्योंकि मेरा जुनून था। परंतु मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी एक दिन एमएलए बनूंगा। 1990 में जब सुषमा स्वराज जी यहां से राज्यसभा में चली गई तो अंबाला छावनी की सीट खाली हो गई। उस वक्त बीजेपी का इनेलो के साथ 87 में समझौता था, समझौते में लड़े थे ये, लेकिन 90 में वो टूट गया था। दोनों पार्टियों की आपस में चैलेंजबाजी भी हुई थी और अंबाला छावनी के बहुत वरिष्ठ नेता चाहते थे कि उनको मौका मिले, परंतु पार्टी मुझे लड़ाना चाहती थी। मुझे बहुत सारे नेताओं ने कहा, सुषमा स्वराज जी ने कहा, डॉक्टर मंगल सेन जी ने कहा, कृष्णलाल शर्मा जी ने कहा, मदन लाल खुराना जी ने कहा कि भाई अब आपको खेलना है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे अभी नौकरी के 17 साल हुए और अगर मैं छोड़ दूंगा तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 20 साल हो जाएंगे, मेरी पेंशन लग जाएगी और मुझे जो बेनिफिट मिलने हैं वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद आप जो मेरे से काम कराना चाहेंगे कराना, मैं अभी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन वो माने नहीं और लास्ट के नामांकन भरने से 2 दिन पहले हमें 3-4 लोगों को रोहतक में बुलाया गया। वहां पर बीजेपी और संघ के भी अधिकारी थे और वहां पर मुझे आदेश दिया गया कि आप नौकरी से रिजाइन करो और चुनाव लड़ो। मैंने रिजाइन दे दिया। मैं 90 का चुनाव लड़ा और मैं जीत गया। उसके बाद फिर समय समय पर जैसी जैसी परिस्थितियां होती गई
मैं लड़ता गया और अंबाला की जनता ने, अंबाला की सूझबूझ वाली जनता ने 6 बार मुझे वहां से विधायक बनाया। इस समय ये बताओ, जो पिछला जो चुनाव था उसमें एक जो आपके सामने चित्रा सरबारा जी थे, वो कांग्रेस टिकट की दावेदार थे, उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। ऐसे कहा जाता है कि अगर वो कांग्रेस के टिकट लड़ते तो ये आपके लिए मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता था। आप मानते हैं इस बात को? मैंने उसके बाप को हराया हुआ जी। और ये तो लोग कहानियां बनाते रहते हैं। निर्मल सिंह को हराया मैंने, तो वो तो है क्या चीज। तो आप अगले चुनाव, अभी ज्यादा दूर नहीं है, लोकसभा के चुनाव भी होने और विधानसभा के चुनाव भी होने, तो भाजपा की प्रदर्शन के बारे में आप कितने आशान्वित हैं कि पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी चुनाव में? देखिए सर, लोगों को सभी पार्टियों का राज देखने का मौका मिला। लोगों ने ग्रीन ब्रिगेड का राज भी देखा, लोगों ने कांग्रेस का राज भी देखा, लोगों ने भाजपा का राज भी देखा। लोगों के पास अब तुलनात्मक अध्ययन है कि कौन सा राज बेटर है। आपने ग्रीन ब्रिगेड के टाइम पर देखा किस प्रकार से बाजारों के बाजार लुट जाते थे। आपने कांग्रेस के राज में देखा किस प्रकार से किसानों की सस्ती जमीनें खरीदकर भूमि माफिया को दी गई, केस भी चल रहे हैं उसके। किस प्रकार से नौकरियां बिकती थी, किस प्रकार से तबादलों की मंडियां सस्ती थी। और आपने हमारा राज भी देखा। हमने उन सब चीजों पर रोक लगाने की कोशिश की है। हमने व्यवस्था को परिवर्तन करने की कोशिश की है और वो परिवर्तन को जनता भी मानती है, जनता भी मानती है। और मुझे तो लगता है कि पहले से भी ज्यादा समर्थन से भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में विजयी होगी। सब एक आपको ना गुस्सा कहते हैं बड़ी जल्दी आ जाता है, बड़ी जल्दी आप खफा हो जाते हैं, और सरकार में भी कहते हैं कि बहुत दफा ऐसा होता है कि आप आदेश देते हैं, नीचे अमल नहीं होता। एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, आप ग्रीवेंसेस कमेटी के मुखिया रहे, लोगों ने शिकायतें करी, आपने उनको सस्पेंड करने के आदेश दिए मीटिंग में, फिर बाद में आपको चिट्ठी लिखनी पड़ती है, भाई मैंने उस मीटिंग में ये आदेश दिए। तो इस सारे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे आदेश लागू होते हैं जी। और आप मानो ना कि सरकार में कई प्रकार के लोग हैं जी। शातिर लोग भी हैं जी। मैनिपुलेटर भी हैं जी। तो कई बार अब हम तो करके आ जाते हैं, तो हम उसको मॉनिटरिंग तो करते नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि भाई किसी ने मैनेज कर लिया तो मैंने पत्र लिखा और तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया गया था। जो मौजूदा डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर, उनके साथ कैसी आपकी, ठीक चल रही है आपकी? नहीं, मेरी बिल्कुल ठीक है, मेरी बिल्कुल उनके साथ ठीक है। आप देखिए, ये मैंने परसों ही 372 जांच अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आदेश है, शायद देश में आज तक ना हुआ हो। किसी पिक्चर में तो बता रहे हैं कि उसमें, मुझे नाम उसका नहीं मालूम है, आज वीडियो चल रही है कि उसमें वो सारों को सस्पेंड कर देता है, अनिल कपूर। लेकिन वास्तविकता में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो मैं लंबे समय से लोगों के केसों का ठीक निपटान हो, जल्दी निपटान हो, उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। वो मेरी ड्यूटी भी है, मेरा काम भी है, मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी है। उसके लिए मैंने कई बार अधिकारियों की बैठक ली, एसपीओ सहित ली, उनको कुछ आदेश भी दिए कि भी आप ऐसे 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 मॉनिटरिंग करो जो डिले होते हैं। और जो पिछले डीजीपी थे उनके समय में मैंने पत्र लिखकर डाटा मांगा कि 1 साल से हरियाणा में जितने केस फाइनल डिस्पोजल के लिए पेंडिंग पड़े हैं
उनकी मुझे डिटेल मुहैया कराई जाए। अब वो डीजीपी साहब तो चले गए, लेकिन पत्र तो चलता रहता ना जी। तो उस पत्र का जवाब शत्रुजीत कपूर जो अब डीजीपी हैं उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने कहा कि 3229 प्रदेश में ऐसे केस हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के पास 1 साल से पुराने पेंडिंग है। और 3029 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। सारों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत बड़ी बात होता है। तो मैंने उनको कहा कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो कि केसेस क्यों पेंडिंग है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल की और कॉल करने के बाद फाइनल उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी कि 372 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो कोई भी हो सकता है, जी। हवलदार भी हो सकता है, एसआई भी हो सकता है, एएसआई भी हो सकता है, उसमें इंस्पेक्टर भी हो सकता है, डीएसपी भी हो सकता है, एएसपी भी हो सकता है, कि 372 ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने 1 साल में केस भी नहीं निपटाया और कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं दिया। तो बड़ी गंभीर बात है। जनता न्याय के लिए ठोकरें खाती फिरती है। मैं रात के 12-12 बजे तक बैठ के लोगों के ग्रीवेंसेस सुनता हूं। कई बार तो मुझको 2 बज गए और ये जनाब केसेस को डील नहीं कर रहे। तो बड़ी गंभीर बात थी। तो आई टुक ए डिसीजन। मैंने पुट ऑल ऑफ देम अंडर सस्पेंशन। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता हमारे से इंसाफ चाहती है और ऐसे लोग जो डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरी किताब में कोई माफी नहीं है। तो मैंने वो ऑर्डर जारी कर दिए। तो कुछ समाचार पत्रों ने लिखा कि ऑर्डर जारी कर दिए हैं, लेकिन इतने बड़े ऑर्डर इंप्लीमेंट होना कोई आसान बात नहीं है। वो नहीं है। लेकिन अगले दिन दशहरा था। दशहरे को तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। दशहरे से अगले दिन मैंने डीजीपी को कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और सारी पुलिस के इमेज की बात है, सरकार के इमेज की बात है। जो मैंने आदेश जारी किए हैं, आप जल्दी से जल्दी आज रात तक आप उन पर अमल करवाएं। डीजीपी ने, हालांकि उनको कुछ कहनी थी बातें, उन्होंने कही भी, लेकिन उन्होंने तुरंत ऑर्डर जारी कर दिए सभी एसपी को, सभी कमिश्नर्स को कि ये लिस्ट है। कार्रवाई तो प्रोसीजर तो पहले हो ही चुका था, एक्सप्लेनेशन कॉल ले चुके थे, अनसेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आया था कि भाई सबको सस्पेंड करो। तो पूरी तरह से डीजीपी भी जो है वो, मेरे तो किसी बात को, वो गलत बात मैं कहता नहीं हूं, ठीक को इनकार करने की किसी की ताकत नहीं है। साहब, आप हरियाणा सरकार में वरिष्ठतम मंत्री हैं, तो जिस तरह का आपका अनुभव है, राजनीति का अनुभव है, तो मुख्यमंत्री जी क्या आपसे फैसले लेने में सलाह मशवरा करते हैं? खास तौर पे आपके विभाग में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला आता है, आपसे सलाह ली जाती है? और अगर आप सलाह देते हैं तो कितनी मानी जाती है सरकार में? देखिए, ऐसा है, हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप आज देश में बना हुआ है वो मुख्यमंत्री आधारित है। मुख्यमंत्री बहुत सारे फैसले परिस्थितियों को देखकर, देश की व्यवस्था को देखकर लेते हैं। वो भिन्न भिन्न विभागों के से संबंधित भी हो सकते हैं, लेकिन जहां तक तबादलों की बात है तो मेरे हस्ताक्षर के बिना तो कोई तबादला हो ही नहीं सकता। अगर मैंने करना है उस पर भी मुख्यमंत्री जी के होने चाहिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने करना तो मेरे भी होना चाहिए। तो हमारे में तो पूरी तरह से एक ही बात है, दोनों में, दोनों हम करके हम तबादले करते हैं।
एक विषय आपका बयान विपक्ष के नेता के बारे में अक्सर आता है कि उनके लिए हमने जेल में कमरा तैयार करवा दिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए। क्या कोई आप ऐसी संभावना लग रही है आपको कि चुनाव से पहले उनको कोई गिरफ्तार कर लिया जाएगा या कुछ ऐसा इस तरह? देखिए, ऐसा है, मैं ये इसलिए कहता हूं कि जब मैं विपक्ष में था और कांग्रेस की सरकार थी, इनमें से लगभग सारे मुद्दे मैंने उठाए हुए, जो बाद में नेशनल मुद्दे भी बने, जिनके केस भी दर्ज हुए। आज हुड्डा साहब पे केस चल भी रहे हैं। अब करना तो कोर्ट ने है, जब भी करना है, लेकिन क्योंकि मैंने केसेस को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया हुआ है, तो मेरी विजडम के मुताबिक, आई मे बी रॉन्ग, आई कैन नॉट बी अबाउट द लॉ और अबाउट द जुडिशियल सिस्टम, पर मैं अपनी समझ के मुताबिक कहता हूं कि इन केसेस में इनको जेल होगी, ये जेल जाएंगे। क्या लगता है आपको संभावना चुनाव से? नहीं, वो केसेस देखने पड़ेंगे कि किस स्टेज पर हैं। अलग अलग स्टेज पर केसेस होते हैं कि मैं अब केसेस को मैं रेगुलरली मॉनिटर नहीं करता हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने वो केस समझे हुए हैं, मैंने वो देखे हुए हैं, चाहे वो एजीएल का केस है, चाहे वो दूसरे केसेस हैं, मैंने वो देखे हुए, समझे हुए हैं और मुझे उनकी गंभीरता मालूम। साहब, आपके पास स्वास्थ्य महकमा भी है, तो आप कोशिश कर रहे हैं महकमे में सुधार के लिए भी, काफी नए इनिशिएटिव भी लिए गए, लेकिन एक बड़ी हैरानीजनक बात है हरियाणा में, जब भी कोई पैसे वाला व्यक्ति बीमार होता है, वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना आमतौर पे पसंद नहीं करता, और नेतागण भी जब कभी ऐसी नौबत आती है कि बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो भी आमतौर पे सरकारी हॉस्पिटल की बजाय गुड़गांव के निजी हॉस्पिटल में वहां पे जाते हैं। तो आपको नहीं लगता एक व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं है जहाँ पे लोग इलाज के लिए प्राइवेट की बजाय उसको तवज्जो? मुझे कोविड हुआ जी, मैं अपने शहर के सिविल अस्पताल में एडमिट हुआ, 1 सप्ताह में वहां पर रहा, मेरा उपचार हुआ, लेकिन मेरा कोविड बिगड़ गया। मुझे हायर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए डॉक्टरों के पैनल ने रिकमेंड करा, तो मैं किसी और में ना जाकर मैं पीजीआई रोहतक में गया, 4 दिन में वहां पर रहा, पर मुझे काइटोस्टॉर्म आ गया था, अब वो किसी को भी आ सकता है। तो फिर वहां के सारे डॉक्टर्स ने मुझे रिकमेंड किया कि आप मेदांता में जाओ, तो फिर मैं मेदांता में गया, और मुझे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा कोविड हुआ था। मेरी सीटी वैल्यू 24 थी, 25 पर आदमी मर जाता है। मैं अस्पताल में, मैं आज भी सिविल अस्पताल से दवाई लेता हूं, और मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि मेरे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद हमारी ओपीडी और आईपीडी बढ़ी है, लगभग 20-22% के करीब ये दोनों बढ़े हैं, यानी लोगों का विश्वास बढ़ा है, और स्वास्थ्य विभाग को हमने सुधारा है। स्वास्थ्य विभाग में जहां पट्टी नहीं होती थी, आज प्लास्टिक सर्जरी होती है, आज कैथ लैब है सिविल अस्पताल में, दिल का इलाज सिविल अस्पताल में होगा, किसी ने कभी सोचा था? आज सारे मेरे जिलों में डायलिसिस सेंटर है। आज कोविड आया, आरटीपीसीआर की लैब केवल पूना में थी हिंदुस्तान में, शुरू के केसेस के सैंपल हमने भी पूना भेजे, आज मेरी हर जिले में आरटीपीसीआर लैब है, आज भटकना नहीं पड़ता। मैं सारी पीएचसीज में ईसीजी की मशीन लगाने जा रहा हूं, ऑर्डर जा चुके हैं, 2-4 दिनों में कभी भी उसका टेंडर हो सकता है। टीबी आ रही है, प्रधानमंत्री जी ने टीबी को लड़ने का 2025 तक खत्म करने का संकल्प लिया। अब टीबी ऐसे थोड़ा खत्म हो जाएगी, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। हर पीएचसी में एक्सरे की मशीन लगवा रहा हूं, फाइलें चल रही हैं, मेरे से अप्रूव होगी, मुख्यमंत्री से अप्रूव होगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव हो गई हैं, स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी धीमी गति से चल रही हैं,
पर जितनी भी धीमी गति होगी काम तो होगा। इसकी क्या वजह है? आपको तो वैसे ही धीमापन पसंद नहीं है, आपके होते हुए गति धीमी हो जाए, ये कैसे? देखिए, ये तो जो अधिकारी है ना, उनके जो जीन्स होते हैं ना, उस पर निर्भर करता है। कभी कदार कोई ऐसे अधिकारी आ जाते हैं वो काम करके राजी ही नहीं है। अब रोज रोज सिर्फ टपल भी नहीं की जाती है, लेकिन परसुएड किया जाता है कि करो काम। जैसा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने आपको बताया, मैं बचपन में आरएसएस के संपर्क में आ गया था, और जिस वक्त मैं संपर्क में आया था उस वक्त आरएसएस, इससे जुड़े संगठन, बीजेपी में सारे मेरे ही जैसे लोग थे। ये अब बदल गए लोग, पहले सारे मेरे जैसे थे। तो स्टूडेंट लाइफ में आपका कोई अफेयर वगैरह नहीं हुआ? कोई आपकी कोई प्रेमिका नहीं रही? ना, हमें को देखता ही नहीं था, हमें कौन देखेगा भी। नहीं, आप तो देख रहे होंगे किसी न किसी को। नहीं, कैसा है, नहीं। तो हमें स्टूडेंट लाइफ में भी हमें तो होता था जी, आज मीटिंग करनी है, आज हड़ताल करवानी है, आज ये करना, आज ये करना। हमारे तो टेस्ट दूसरे थे ना जी, वो दूसरे टेस्ट के लोग होते हैं। तो जब कभी आपको फुर्सत मिल जाती है, आप कैसे वक्त गुजारना पसंद करते हैं? खाली टाइम में आप क्या करना पसंद? खाली टाइम में मैं एक्शन मूवीज देखना पसंद करता हूँ। मैं घर में एक्शन मूवीज देखता हूँ। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? नहीं, मुझे नाम और कलाकारों के नाम पता नहीं होते हैं, लेकिन जो एक्शन मूवीज होती है, जो एक्शन हीरोज हैं, और जैसे सनी देओल हो गया और सलमान खान हो गया और छोटा देओल हो गया, अब ये कुछ हीरोज हैं जो एक्शन रोल्स में ही आते हैं, तो आई एंजॉय। मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ, चाहे आधा घंटा देखूं, चाहे 15 मिनट देखूं। दिन में तो हमें टाइम मिलता नहीं है, सारा दिन रोटी खा के कोई कुछ देर खबरें देख ली, ज्यादा टाइम हमारा खबरें देखने में जाता है, और जो बचता है वो अब इसमें लगाते हैं। और अब मैं बीमार हो गया था, तो मैंने एक वेब पोर्टल बना दिया। मैंने जब चौटाला जी ने सारे विधायकों को लैपटॉप दिए थे, तो मैंने उस वक्त इंटरनेट पर ही वेबसाइट बनाना सीखा था। मैं किसी स्कूल कॉलेज में तो कभी गया नहीं इसको पढ़ने के लिए। तो उस वक्त भी मैंने एक साइट बनाई थी 2001 में, इंडिया नेट, और वो मैंने 5 साल चलाई थी। लेकिन 2005 के चुनाव में मैं इलेक्शन लड़ने में बिजी हो गया, उसकी रिन्यूअल लैप्स हो गई, वो खत्म हो गई। अब मुझे एलर्जी हो गई थी, वीट एलर्जी मुझे हो जाती है, जीरी की या वीट की। तो मैं 15 दिन घर था, तो मैंने कहा हाउ टू किल टाइम, टाइम कैसे पास करो, खबरें पढ़ ली, पिक्चर देख ली, और क्या करो। तो मैंने कहा लेट मी अगेन, मैं अपना अंदर का वो जो है, जो मुझे जानकारी थी, तो मैंने एक न्यूज पोर्टल बनाया है, और आप देखना उसको, अच्छा न्यूज पोर्टल बनाया मैंने। तो भी साहब, आप खाने पीने में कितने फूडी हैं, कितना आप जैसे कि चटोरे हैं? देखो ऐसा है, मैं अपने स्वभाव की बात करूंगा। मैंने अपने घर में भी आज तक मांग के रोटी नहीं खाई है। मेरे आगे जो रख देते हैं मैं वो खा लेता हूँ। आप वेजिटेरियन है? मैं वेज हूँ जी। तो वे साहब ये बताइए कि सरकार को 9 साल हो गए हैं संपूर्ण हो आज, तो आप अपने काम से क्या संतुष्ट हैं, या कोई ऐसा काम है आपको लगता है कि नहीं यार ये 9 सालों में मुझे कर लेना चाहिए था? नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने जो काम किए हैं, होम डिपार्टमेंट में भी, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी, आई एम सेटिस्फाइड। हालांकि बहुत कुछ और करना बाकी है। कभी ये हो ही नहीं सकता कि सब कुछ हो जाए, और मेरा मोटो रहा है कि स्टिल इट कैन बी इम्प्रूव्ड। हर चीज को अभी और सुधारा जा सकता है।
बहुत कुछ करना बाकी है, दिमाग में है, लेकिन प्रजातांत्रिक सरकार है, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है कि मैं अभी सोचूं और अभी मैं उसको कर दूं। उसको सरकार से थ्रू कराना, भिन्न भिन्न विभागों से कराना, भिन्न भिन्न स्तरों से करवाना, उसमें समय लगता है। और जैसा जैसा समय होता है, और मैंने जैसे थोड़ा सा अभी आपको बताया, ऐसे होम में मैंने डायल 112 शुरू की और काफी संघर्ष करना पड़ा मेरे को। अगर मैं संघर्ष ना करता तो ये शुरू ही नहीं हो सकते थे। डायल 112 शुरू करी, आज 8 मिनट कुछ सेकंड में आदमी टेलीफोन करता है तो उसके पास डायल 112 पहुंचती है। उससे क्राइम पर कंट्रोल करने में बहुत मदद मिल रही है। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि पुलिस मेरे साथ है, मेरे साथ 10 मिनट में मेरे पास पुलिस आ जाएगी, 8 मिनट में मेरे पास पुलिस आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे काम मैंने किए हैं और कर रहा हूं, और अपने आखिरी सांस तक करता हूं। एक आखिरी सवाल भी साहब, आप जसपा के साथ मिलकर गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। आपकी पार्टी के एक सीनियर नेता हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा कि भाई अगर जसपा के साथ भाजपा का समझौता रहेगा तो वो भाजपा में नहीं रहेंगे। क्या लग रहा है आपको, जसपा के साथ आपका ये जो गठबंधन है आने वाले चुनाव में रहेगा या नहीं रहेगा, क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, ये गठबंधन हाई कमांड ने सारा आंकलन करके किया। यहां से तो कोई इनिशिएटिव हुआ नहीं था, जहां तक मुझे याद है। हाई कमांड में ही वहां पर बैठ के बात हुई है और वहां से अनाउंस हुआ कि ये समझौता हो गया। तो इसके ऊपर फैसला भी जब भी करेगा हाई कमांड ही करेगा। इसमें ना वीरेंद्र सिंह कर सकते हैं कुछ, ना अनिल विज कर सकते हैं। जी, ये थे हमारे साथ हरियाणा के तेज तर्रार गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, जिन्होंने अपने स्वभाव के मुताबिक ही बहुत खुलेपन से, बहुत बेबाकी से जवाब दिए। विज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। ओए नीचे आ।